लोग बात करेंगे आज कपास की फसल के बारे में। कपास की फसल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वह क्या होता है। सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कपास का जो साइंटिफिक नेम होता है वह क्या होता है। तो कपास का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज कपास का साइंटिफिक नेम होता है। अगर हम वहीं इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है मालवेसी। ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम उत्पत्ति स्थान की बात करें कि कपास का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो कपास का उत्पत्ति स्थान भारत है और इसे हम लोग सफेद सोना भी कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं और इसे एप्रिसिएबल फाइबर कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर, वनस्पतिक नाम आप लोगों को क्लियर हो गया। गोसिपियम स्पीसीज इसका साइंटिफिक नेम होता है, मालवेसी फैमिली होती है, उत्पत्ति स्थान भारत है और इसे सफेद सोना कहा जाता है और एप्रिसिएबल फाइबर, किंग ऑफ एप्रिसिएबल फाइबर भी इसको कहा जाता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करते हैं कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है। तो ये जो कपास की एक गांठ होती है जिसका वजन 170 किलोग्राम होता है। एक गांठ का कपास का वजन कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कपास का 70% रेशे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कपास का कितने प्रतिशत रेशा वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 70% भाग जो है 70% रेशा वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कपास के बीज में क्या क्या पाया जाता है। कपास के बीज में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं से प्रश्न बनना है। जैसे कि आप लोग कपास का जो बीज देख रहे हैं काला काला ये है, तो इसको हम लोग बिनोला बोलते हैं। इसमें तेल कितना पाया जाता है? इसमें 16 से 25% तेल पाया जाता है। 16 से 25% इसमें तेल पाया जाता है। वहीं अगर खली की बात करें तो इसकी खली में जो है नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 6% नाइट्रोजन पाई जाती है इसकी खली में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे कपास का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन, इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो आउट ऑफ 20 स्पीसीज में से 4 स्पीसीज जो है उगाई जाती हैं। जो 4 स्पीसीज आप लोगों को सामने दिख रही हैं उसमें ये जो है कल्टीवेट की जाती हैं, मतलब उगाई जाती हैं। गोसिपियम आर्वेरियम, गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम हर्षटम और गोसिपियम बारबेडोस, ये 4 जो स्पीसीज हैं इनकी खेती की जाती है। इन चारों स्पीसीज को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से है। बाकी तो ये बहुत ही डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उतना ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। हमें केवल उतना ही पढ़ना है जो कि आप लोगों की परीक्षा में आ सके, परीक्षा में आएगा और वहां से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे गोसिपियम आर्वेरियम की अगर हम बात करें तो गोसिपियम आर्वेरियम जो होता है उसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो उसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गोसिपियम आर्वेरियम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये भारत में 29% क्षेत्रफल में उगाई जाती है। 29% क्षेत्रफल में ये गोसिपियम आर्वेरियम उगाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे गोसिपियम हर्बेशियम की। अगर हम गोसिपियम हर्बेशियम की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो गोसिपियम हर्बेशियम होती है ये भारत में 8% क्षेत्रफल पे उगाई जाती है। वहीं अगर हम रेशे की बात करें कि इसमें जो है रेशा जो है छोटा होता है और इसके बीज भी कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। गुणसूत्र की बात करें तो इसमें भी गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 26 पाए जाते हैं। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गोसिपियम हर्षटम की। गोसिपियम हर्षटम की अगर हम बात करें तो इसे जो है हम अमेरिकन कॉटन कहते हैं, नए विश्व का कपास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अमेरिकन कपास किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि ये चारों प्रजातियां, चारों स्पीसीज आपको दे रखी होंगी, तो आप लोगों से पूछा जाएगा अमेरिकन कॉटन किसे कहते हैं? तो गोसिपियम हर्षटम को अमेरिकन कॉटन कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे और ये प्रश्न जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, यूपी कैटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी अगर हम बात करें नए विश्व का कपास किसे कहते हैं, तो नए विश्व का कपास भी हम लोग अमेरिकन कपास को कहते हैं। भारत में क्षेत्रफल 36% है। भारत में ये 36% क्षेत्रफल में ये उगाई जाती है। अगर हम वहीं इसके गुणसूत्र की बात करें तो इसमें के जो गुणसूत्र होते हैं वह 52 पाए जाते हैं। इसमें 52 गुणसूत्र पाए जाते हैं गोसिपियम हर्षटम में। नेक्स्ट गोसिपियम बारबेडोस। गोसिपियम बारबेडोस की बात करें तो इसे हम लोग इजिप्टियन कॉटन, आइसलैंड कॉटन, सूडान कपास भी कहते हैं। ये भारत में 2% क्षेत्रफल में उगाई जाती है और इसमें गुणसूत्र संख्या 52 पाए जाते हैं। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 52 गुणसूत्र होते हैं और ये भारत में 0.2% क्षेत्रफल पर ही उगाई जाती है। नाम इसके ध्यान रखेंगे, इजिप्टियन कॉटन, आइसलैंड, सूडान कपास, ये इसके उपनाम है, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोसिपियम बारबेडोस के
3 नाम हम लोगों ने यहाँ पढ़े, डिपियन कॉटन, आइसलैंड कॉटन, सूडान कपास। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आप लोगों की परीक्षा से की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे अधिक कपास का क्षेत्रफल कहाँ है? तो भारत में ये जो है सबसे अधिक कपास का क्षेत्रफल है। विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है, जो जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कपास की बुवाई की जाती है। वहीं उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। उत्पादन में कितना स्थान है? उत्पादन में तीसरा स्थान है। और वहीं अगर हम बुवाई के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा कपास, अगर हम राज्य की बात करें कि भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में उगाई जाती है, तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक कपास उगाई जाती है। ध्यान रखेंगे इसको। और अगर हम लोग बात करें बीटी कॉटन की, बीटी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस thuringiensis। बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन जो है भारत में 10 मिलियन हेक्टेयर में उगाया जाता है। वहीं अगर हम भारत में संकर कपास की बात करें तो संकर कपास जो है हाइब्रिड जो कॉटन होती है वह 40% क्षेत्रफल में उगाई जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। आपकी कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है वहां 90% संभावना रहती है एक अनुसंधान संस्थान से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये सभी अनुसंधान संस्थान आप लोगों को याद रखने हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रॉपर अनुसंधान संस्थानों का लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग एक ही बार में सभी अनुसंधान संस्थान अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं बीज दर की। बीज दर से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो बीज दर पे भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो बीज दर की बात करें तो देसी कपास के लिए 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम लोग अमेरिकन कपास की बात करें तो अमेरिकन कपास के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग संकर किस्मों की बात करें तो 2 किलोग्राम संकर किस्मों के लिए और 1.5 किलोग्राम बीटी कॉटन के लिए बीज की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग बात करेंगे कपास के रेशे की परिपक्वता किसके द्वारा मापते हैं? तो कपास की परिपक्वता जो है एरियालोमीटर के द्वारा मापते हैं। एरियालोमीटर के द्वारा कपास की परिपक्वता को मापा जाता है। कपास, एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि कपास के एक बीज पर कितने हजार रेशे पाए जाते हैं? तो 60 से 80 हजार रेशे जो है पाए जाते हैं कपास के। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तापमान की। अगर हम तापमान की बात करें तो अंकुरण के लिए जो है सर्वोत्तम तापमान, अंकुरण के लिए तापमान जो है कितना माना जाता है, जो आवश्यकता होती है, तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कपास के उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है अंकुरण के लिए। वहीं वृद्धि की अगर हम बात करें तो वृद्धि के लिए इसकी 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए तापमान उपयुक्त माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कपास के लिए उपयुक्त मृदा की। तो कपास के लिए उपयुक्त मृदा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कपास के लिए किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है? तो कपास के लिए सर्वोत्तम मृदा जो है वह काली मृदा मानी जाती है। काली मृदा में सबसे अधिक उत्पादन होता है कपास का। वही 2 पॉइंट हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक है सीड कॉटन। सीड कॉटन हम किसे बोलते हैं? तो सीड कॉटन में हम लोग कंसीडर करते हैं सीड और लिंट को। लिंट जैसे कि ये रेसे युक्त बीज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीड कॉटन बोलेंगे। वहीं अगर केवल बीज है, जैसे बिनोला है, इसको हम लोग कॉटन सीड बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, बिनोले को हम लोग कॉटन सीड बोलेंगे। और सीड कॉटन में हम लोग क्या बोलते हैं? जो रुई सहित यानी रेसे सहित जो ये आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सीड कॉटन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओटाई या जिनिंग। यहां से प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है आप लोगों की परीक्षा में कि ओटाई क्रिया किस फसल से संबंधित है? ओटाई क्रिया किस फसल से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ओटाई क्रिया मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे, ओटाई क्रिया हमारी कपास से संबंधित है। ओटाई क्रिया कपास से संबंधित है। इसमें हम लोग करते क्या है? इसमें हम लोग जो बिनौला होता है उससे रेशे को अलग करते हैं। बिनौले को रेशे से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं।
मोटाई समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कपास में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो कपास में मेरे प्यारे बच्चों टैप रूट पाई जाती हैं। टैप रूट कपास में पाई जाती है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कपास के बीज में कितनी गहराई पर बोना चाहिए। कपास के जो बीज है उसको कितनी गहराई पर बोना चाहिए। तो कपास को की बुवाई के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए और इसकी रोपण दूरी 60 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कपास में 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग मोनोपोडियल शाखा और सिम्पोडियल शाखा कहते हैं। अगर हम लोग मोनोपोडियल शाखाओं की बात करें तो मोनोपोडियल शाखाओं को मेरे प्यारे बच्चों वनस्पतिक शाखाएं कहते हैं। जैसे कि आप लोग ये शाखाएं देख रहे हैं, ये हमारी वनस्पतिक शाखाएं हैं। और ये जो फूल लगे हुए हैं इनको हम लोग पुष्पन शाखा या फिर फलन शाखा कहते हैं, जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्पोडियल बोलते हैं। सिम्पोडियल को पुष्पन या फलन शाखाएं बोलते हैं और वनस्पतिक ग्रोथ वाली जो शाखाएं होती हैं उन्हें हम लोग मोनोपोडियल शाखा बोलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। और मेरे प्यारे